नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं अंकेक्षण के क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को। आइए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा व्यक्ति कंपनी अंकेक्षक बनने के लिए योग्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी अ कंपनी ऑडिटर? एन एम्प्लॉई ऑफ कंपनी, अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, अ पर्सन हु इज इंडेबिटेड टू द कंपनी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1000 या अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑडिटर बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और वो भी प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, यानी प्रैक्टिस में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आमतौर पर एक कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नॉर्मली अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या कंपनी लॉ बोर्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शेयर होल्डर्स। ठीक है, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, आकस्मिक रिक्ति पर एक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। एन ऑडिटर इन अ कैजुअल वैकेंसी इज अपॉइंटेड बाय द निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर धारक, शेयर होल्डर्स, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, या कंपनी लॉ बोर्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मान लो कभी ऑडिटर अचानक से जो है काम छोड़ दे, कंपनी छोड़ दे, तो ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ऑडिटर की नियुक्ति कर सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी अंकेक्षक को वार्षिक आम बैठक में नियुक्त नहीं किया जाता है तो वह नियुक्त कैसे किया जाता है? इफ एन ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड एट एनुअल जनरल मीटिंग, ही इज अपॉइंटेड बाय द केंद्र सरकार, द सेंट्रल गवर्नमेंट, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर धारक, या फिर मौजूदा ऑडिटर कंपनी का ऑडिटर बना रहेगा। तो देखो, यदि जनरल मीटिंग में ऑडिटर की नियुक्ति नहीं होती है, इसका मतलब है कि पहले जो ऑडिटर था वही ऑडिटर वर्तमान में भी काम करेगा, कोई चेंज नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखो, अंकेक्षक के त्यागपत्र द्वारा उत्पन्न रिक्ति को किसके द्वारा भरा जाता है? अ वैकेंसी काज्ड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर इज फिल्ड बाय निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर धारकों की आम बैठक में एट द जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, केंद्र सरकार द्वारा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या कंपनी लॉ बोर्ड बाय द कंपनी लॉ बोर्ड। तो यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन सही होगा कि शेयर धारकों द्वारा आम बैठक में यानी जनरल मीटिंग में ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है, यदि कोई ऑडिटर पहले वाला त्यागपत्र दे दे, रेजिग्नेशन दे दे। अगला प्रश्न है, एक विशेष अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अ स्पेशल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, या सीएजी। तो देखो, स्पेशल ऑडिटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्पेशल ऑडिटर को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कंपनी के अंकेक्षक का पारिश्रमिक किसके द्वारा तय किया जाता है? रेम्यूनरेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर इज फिक्स्ड बाय शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही कंपनी के ऑडिटर का रेम्यूनरेशन तय करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट किसे सौंपनी होगी? एन ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएजी, या मिनिस्ट्री कंसर्न्ड। शेयर धारक, केंद्र सरकार, सीएजी, या संबंधित मंत्रालय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सरकारी कंपनियों का जो ऑडिटिंग का रिपोर्ट होता है वो केंद्र सरकार को सौंपा जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर शुड बी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन? अंशों के आवेदन के दौरान कौन सी नाम मात्र राशि प्राप्त होनी चाहिए? कितने % नाम मात्र राशि प्राप्त होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपका दिया है 10, 15, 5 या 6%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। जब अंशों को जारी किया जाता है तो एप्लीकेशन के समय कम से कम 5% अमाउंट मांगा जाना चाहिए, ठीक है, प्राप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि शेयर जारी करने पर प्रीमियम के लिए प्राप्त राशि को कहाँ दर्शाया जा रहा है? Auditor should see that amount received for the premium on issue of share should be shown in
सब्सक्राइब कैपिटल, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या पेड अप कैपिटल अकाउंट। तो देखो, जब भी कोई शेयर प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो प्रीमियम के अमाउंट के लिए एक अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि ये अकाउंट बनाकर इसमें अमाउंट को डाला गया है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब्ती के लिए शेयरों के मामले में ऑडिटर को यह जांचना चाहिए कि इसकी अनुमति है। फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर द ऑडिटर शुड चेक दैट इट इज परमिटेड बाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना। जब भी कोई कंपनी फॉरफीचर करना चाहती है शेयर को जारी करते वक्त पेमेंट मांगा जाता है, अलग अलग कॉल की जाती है, और यदि उसमें से कोई पैसा नहीं मिल पाता है शेयर होल्डर से, तो ऐसे केस में अंशों का फॉरफीचर किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है उसे। और ये जब्त तभी किया जा सकता है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरीके की प्रोविजन लिखे गए हों। अगला प्रश्न है, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट या नन ऑफ दीज। लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता है पूंजीगत लाभ से, पूंजीगत प्राप्तियों से, राजस्व प्राप्तियों से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में से लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कैपिटल प्रॉफिट इम्प्लाई प्रॉफिट अर्नड थ्रू बिजनेस ट्रांजेक्शन, फ्रॉम कैपिटल, फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट या फ्रॉम सेल्स ऑफ करेंट एसेट। पूंजीगत लाभ अर्जित करने का तात्पर्य है व्यापारिक लेन देन के माध्यम से, पूंजी से, अचल संपत्तियों की बिक्री से या चालू परिसंपत्तियों की बिक्री से। यहाँ देखो हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा सा सही नहीं दिया है, तो आप लोग इंग्लिश वाले को ज़्यादा ध्यान देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट से जो अर्निंग होती है, जो प्रॉफिट होता है, उसे कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूंजीगत लाभ कैपिटल प्रॉफिट कैन बी पेड बाय द वे ऑफ डिविडेंड, कैन नॉट बी पेड बाय द वे ऑफ डिविडेंड, कैन बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड अंडर सर्टेन कंडीशंस या नन ऑफ एबव। तो देखो, पूंजीगत लाभ से लाभांश जो है ना, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उसमें पे किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पेशल रिजोल्यूशन मीन्स, विशेष संकल्प का मतलब क्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, तैयार माल का मूल्यांकन बैलेंस शीट के उद्देश्य से किस तरीके से किया जाता है। लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत या बाजार मूल्य जो कम हो या इनमें से कोई नहीं। फिनिश्ड गुड आर वैल्यूड फॉर अ बैलेंस शीट पर्पज एट कॉस्ट प्राइस, एट मार्केट प्राइस, एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और मार्केट प्राइस या नन ऑफ दीज। तो देखो, स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में जो कम होता है उसके आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टू फॉरफिट शेयर दैट्स डेज नोटिस टू द शेयर होल्डर गिवन। शेयर को जब्त करने के पहले अंशधारक को कितने दिन का नोटिस दिया जाता है। 40 दिन, 14 दिन, 24 दिन या इसमें से कोई नहीं। तो देखो, 2 सप्ताह का नोटिस देने का नियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 14 दिन के नोटिस देके शेयर को फॉरफिट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मेड आउट ऑफ रिजर्व और शेयर प्रीमियम। रिजर्व या शेयर की प्रीमियम से क्या चीज़ बनाया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, डिवेंचर या नन ऑफ दीज। तो देखो, शेयर प्रीमियम और रिजर्व का जो अमाउंट है उसके माध्यम से बोनस शेयर जारी किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच शेयर कैन नॉट बी इशूड इफ द कंपनी मेक एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन। यदि कंपनी अपने दायित्व के भुगतान में कोई चूक करती है तो वह कौन से शेयर जारी नहीं कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिफर्ड शेयर या बोनस शेयर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यदि कंपनी की कोई लाइबिलिटी है, वो अपनी लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन को पेमेंट करने में असफल हो जाती है, तो ऐसे केस में उसे बोनस शेयर जारी करने की अनुमति नहीं मिल पाती है। अगला प्रश्न देखो,
provision regarding bonus issue should be given in the which document? Memorandum of Association, Article of Association, Prospectus या none of these? तो बोनस शेयर जारी करने के संबंध में प्रावधान किस दस्तावेज में दिया होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना, इसमें जब तक आप प्रोविज़न नहीं किए होंगे तब तक आप बोनस शेयर इशू नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की पात्रता के संबंध में प्रावधान किस धारा में दिया गया है? ठीक है ना, एट विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 lay down provision regarding the eligibility of appointment of an auditor? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सेक्शन 141 में ऑडिटर के नियुक्ति संबंधी जितने भी प्रोविज़न हैं वो दिए हुए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। अगला प्रश्न है, अ रिलेटिव ऑफ ऑडिटर में होल्ड सिक्योरिटीज इन द कंपनी ऑफ द फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग। अंकेक्षक का कोई भी रिश्तेदार कंपनी में कितने अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ से ज़्यादा नहीं रख सकता है? 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख या 5 लाख? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 1 लाख। जो ऑडिटर होता है उसका कोई भी रिलेटिव उस कंपनी में 1 लाख से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकता है जिस कंपनी का वो व्यक्ति ऑडिटर है। अगला प्रश्न देखो, धारा 139 में सरकारी कंपनी के ऑडिटर के संबंध में किससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? पारिश्रमिक, रेमुनरेशन, हटाना, रिमूवल, पुनर्नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट या नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। तो देखो सेक्शन 139 में ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंबर्स शैल मेक द अपॉइंटमेंट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ फेल्योर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने पहले ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाता है, विफल हो जाता है, तो ऐसे केस में कितने दिनों के अंदर सदस्यों को प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करनी पड़ेगी? 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज या 45 डेज? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 90 डेज। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि अंकेक्षक की रिक्ति इस्तीफे के कारण होती है तो सदस्यों को सामान्य बैठक में निदेशक मंडल की सिफारिश के कितने महीने के भीतर इसे भरना होगा? यहाँ 3 महीने ऑलरेडी दे दिया है, तो इसका सही ऑप्शन भी यही है कि 90 दिन के अंदर जो है ये वैकेंसी भरनी होती है मेंबर्स को। अगला प्रश्न है, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश शुड बी वाउचर्ड विद द हेल्प ऑफ। यदि नकद के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए शेयर जारी किया जाए तो किस वाउचर की सहायता के द्वारा उसका भुगतान किया जाना चाहिए? निदेशक का मिनट बुक, डायरेक्टर मिनट बुक, शेयर धारक का मिनट बुक, शेयर होल्डर्स मिनट बुक, संबंधित पार्टी के साथ अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट विद द पार्टी या रोकर बही, कैश बुक। तो देखो कि यदि कैश की जगह किसी और कंसिडरेशन के माध्यम से कोई शेयर बेचा गया है तो ऐसे केस में उसकी वाउचिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को आधार माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट विद द पार्टी कंसर्न्ड, इसे आधार मानकर वाउचर, इसी को वाउचर मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अ कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ ऑथोराइज बाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज एक्ट 1956 या नन ऑफ द एबव। यदि कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी प्रतिदेय पूर्वाधिकार अंश जारी करना चाहती है तो इसका अधिकरण कहाँ होना चाहिए, ये कहाँ ऑथोराइज होना चाहिए? तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज होना चाहिए, तभी प्रेफरेंस शेयर इशू किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम में बी यूटिलाइज फॉर। अंश प्रीमियम की रकम का उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है? लाभांश का भुगतान, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रारंभिक खर्चों का अभिलेखन, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, नियमित खर्च यानी रूटीन या रेगुलर एक्सपेंसेज, या अचल संपत्तियों की खरीद, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो देखो शेयर प्रीमियम का अमाउंट जो है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत छूट पर अंश जारी नहीं हो सकते हैं?
शेयर कैन नॉट बी इशूड एट द डिस्काउंट अंडर सेक्शन 76, 75, 53 या 89। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन सेक्शन 53 में ये बात कही गई है कि शेयर को छूट पे जारी नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, इंटरेस्ट ऑन कॉल पेड इन एडवांस अकॉर्डिंग टू द टेबल ए शुड नॉट बी एक्सीड। तालिका ए के अनुसार अग्रिम भुगतान की दशा में ब्याज का भुगतान कितने % से ज़्यादा नहीं हो सकता है? 12%, 5%, 10% या 14%। तो देखो, कॉल पेड इन एडवांस के केस में ब्याज जो है कभी भी 12% से ज़्यादा कंपनी नहीं दे सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेयर कैन बी इशूड एट प्रीमियम अंडर सेक्शन। किस धारा के तहत प्रीमियम पे शेयर को जारी किया जा सकता है? 76, 75, 52 या 53। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सेक्शन 52 में ये बात कही गई है कि शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है। यहाँ देखो 52 है शेयर को प्रीमियम पे इशू करना, और इसके पहले हमने देखा था सेक्शन 53 है शेयर को छूट पे यानी डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाना। ठीक है, विभाज्य लाभ में शामिल नहीं होना चाहिए। डिविजिबल प्रॉफिट शुड नॉट बी इंक्लूड। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी, कैपिटल, मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स के बीच में बांटना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेप्रिसिएशन जैसे लाभों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, बोनस शेयर आर इशूड टू न्यू मेंबर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज या नन ऑफ दीज। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं नए सदस्यों को, मौजूदा शेयर धारक को, कर्मचारी को या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, बोनस शेयर जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही जारी किया जाता है। मौजूदा में जो शेयर धारक हैं उन्हीं को बोनस शेयर जारी किया जा सकता है। जितने शेयर जारी किए जाने होते हैं उसे उसी रेशियो में बांट दिया जाता है जिस रेशियो में नॉर्मल शेयर के पास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैक्सिमम परमिटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज। कंपनी की अधिकतम अनुमत पूंजी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑथोराइज कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी। ये तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समता अंशधारक और वरीयता शेयर धारक हैं। इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर। ऑप्शन नंबर ए है सदस्य या मालिक, मेंबर और ओनर, लेनदार, क्रेडिटर, कंपनी के ग्राहक, कस्टमर ऑफ द कंपनी या ऋणदाता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के मालिक भी होते हैं और सदस्य भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जारी नहीं कर सकती है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी इशू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर या डेफर्ड शेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि पब्लिक कंपनी कभी भी डेफर्ड शेयर को जारी नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, द पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। ऑथोराइज कैपिटल का अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे केवल परिसमापन पर ही वापस लिया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? ऑथोराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, इशूड कैपिटल या कॉल्ड अप कैपिटल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसे रिजर्व कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अपनी रिपोर्ट में ऑडिटर देता है, इन हिज रिपोर्ट द ऑडिटर गिव्स हिज जजमेंट, ओपिनियन, गारंटी टू करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट या ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। निर्णय, राय, खातों की शुद्धता की गारंटी या मामलों की सही स्थिति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि ऑडिटर जो है वो खातों को जांचने के बाद वो अपनी ओपिनियन केवल देता है। ठीक है, वो कोई गारंटी नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड इज नॉट लीगली कंपल्सरी एज पर कंपनीज एक्ट या कंपल्सरी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। खातों या अभिलेखों के पुस्तकों की जांच कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है, कंपनी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है या आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि लीगली जो है ये जांच कराना
अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। सभी लोगों के लिए ये अनिवार्य नहीं है, केवल जब स्पेशल कंडीशंस फुलफिल की जाती हैं तब ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, इन्फ्लेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिजल्ट इन, अंतिम स्टॉक का मूल्य बढ़ा दिया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा। इन्फ्लेशन ऑफ लॉस, डिफ्लेशन ऑफ लॉस, इन्फ्लेशन ऑफ प्रॉफिट या डिफ्लेशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू यदि बढ़ा दिया जाता है तो प्रॉफिट का अमाउंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एन ऑडिट विच इज कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट इज नोन एज, एक लेखा परीक्षा जो दो वार्षिक लेखा परीक्षाओं के बीच में आयोजित की जाती है उसे क्या कहते हैं। इसे कहेंगे इंटरिम ऑडिट, ठीक है ना। इंटरिम ऑडिट को कहते हैं अंतरिम अंकेक्षण। ये देखो, ये हिंदी बहुत गलत दिया है, इसे हिंदी में कहते हैं अंतरिम अंकेक्षण, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस एंड डिपार्टमेंट इज नोन एज, सरकारी कार्यालयों एवं विभागों का अंकेक्षण क्या कहा जाता है। टैक्स ऑडिट, पीरियाडिकल ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट या इफिशियंसी ऑडिट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज, गवर्नमेंट ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए भारत सरकार ने एक अलग विभाग बनाया हुआ है, उस विभाग को क्या कहते हैं। लागत और लेखा परीक्षा विभाग, कास्ट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, कर एवं लेखा परीक्षा विभाग, टैक्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट या जीएसटी एवं लेखा परीक्षा विभाग, जीएसटी एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट नाम से एक अलग विभाग बनाया गया है जो गवर्नमेंट ऑडिट को करता है। अगला प्रश्न है, ऑडिट ऑफ द अकाउंट बाय द स्टाफ ऑफ द बिजनेस इज नोन एज, व्यवसाय के कर्मचारियों के द्वारा खातों का अंकेक्षण कहा जाता है। सांविधिक अंकेक्षण, स्टैट्यूटरी ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट यानी अंतरिम अंकेक्षण या सतत अंकेक्षण, कंटिन्यूअस ऑडिट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, जब संस्था के स्टाफ ही जो है खातों की जांच करते हैं तो इसे इंटरनल ऑडिट नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एन ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट वर्क बाई ऑडिट स्टाफ, ऑडिटर, मैनेजमेंट या इंटरनल ऑडिटर। एक अंकेक्षक रिपोर्ट ऑडिट कार्य का अंतिम उत्पाद है जो बनाया गया हो ऑडिट स्टाफ के द्वारा, लेखा परीक्षक के द्वारा, प्रबंधन द्वारा या आंतरिक लेखा परीक्षक ऑडिटर के द्वारा बनाया गया फाइनल वर्क का रिपोर्ट होता है, वही ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी साइंड इन द पर्सनल नेम ऑफ द ऑडिटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट पे हमेशा ऑडिटर का साइन होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, अ क्लीन रिपोर्ट इज इशूड व्हेन द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द फेयरनेस ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल द कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एविडेंस, डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द क्लाइंट या ऑल ऑफ द अबव। एक स्वच्छ रिपोर्ट ऑडिटर के द्वारा तब जारी की जाती है जब वो संतुष्ट होता है बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते की निष्पक्षता से, वित्तीय विवरणों की सामग्री से, साक्ष्य दस्तावेजों आदि के स्पष्टीकरण से या उपरोक्त सभी। तो देखो, इन सभी चीज़ों से जब ऑडिटर संतुष्ट हो जाता है तब वो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाता है एक क्लीन रिपोर्ट के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑडिट रिपोर्ट विद द रिजर्वेशन इज नोन एज, आरक्षण के साथ ऑडिट रिपोर्ट को इस रूप में जाना जाता है। क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन। तो यदि किसी रिजर्वेशन के साथ कोई ऑडिट रिपोर्ट जारी की जाती है तो उसे क्वालिफाइड रिपोर्ट यानी योग्य रिपोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निगेटिव रिपोर्ट इज मेड व्हेन ऑडिटर इज satisfied with the fairness of the balance sheet and profit and loss account, not agree with the affirmation made by the management in the book, unable to the form overall opinion on financial statement या all of the above। तो देखो, जब पुस्तकों से और मैनेजमेंट की बताई गई बातों से ऑडिटर संतुष्ट नहीं होता है तो वो निगेटिव रिपोर्ट बनाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द वर्ड ऑडिटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, अंकेक्षण शब्द किस लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑडेयर, ठीक है, ये छोड़ दो, हिंदी में गलत दिया हुआ है।
इसके बाद डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, ये होगा 1494। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑडिटिंग रेफर टू प्रिपरेशन एंड चेकिंग ऑफ अकाउंट, एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट ऑफ द बिजनेस यूनिट ओनली, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट बाई प्रोफेशनल अकाउंटेंट, या चेकिंग ऑफ द वाउचर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट से जब खातों की जांच कराई जाती है तो उसी को ऑडिटिंग कहा जाता है, अंकेक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है इफ़ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द सीजी फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर देन ट्रिब्यूनल शैल पास एन ऑर्डर विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ एप्लीकेशन। यदि अंकेक्षक को हटाने के लिए सीजी द्वारा आवेदन किया गया है तो ट्रिब्यूनल आवेदन को कितने दिन के भीतर आदेश पारित करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 15 दिन के अंतर्गत ट्रिब्यूनल को आदेश पारित करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज एन ऑडिटर कैन नॉट रेंडर, एक अंकेक्षक निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है। निवेश सलाहकार सेवाएं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, निवेश बैंकिंग सेवाएं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, और ब दोनों बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर द रोटेटेड इंडिविजुअल ऑडिटर ऑडिट फर्म इंक्लूडिंग LLP इज हाउ मेनी ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। LLP सहित व्यक्तिगत ऑडिटर या ऑडिट फर्म के लिए कूलिंग ऑफ अवधि कितने वर्षों की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष। हर 5 वर्ष के बाद ऑडिटर को चेंज करना एक बार के लिए ज़रूरी होता है कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए। बैंक ऑडिट में बैंकिंग एवं लेखा परीक्षक का रोटेशन RBI के अनुसार बीमा कंपनियां कितने साल में एक बार करेंगी। रोटेशन ऑफ द ऑडिटर इन द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी एज पर RBI। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एवरी 4 ईयर, यानी हर 4 साल में। यानी कोई भी बीमा कंपनी 4 साल से ज़्यादा लगातार एक ही ऑडिटर को नहीं रख सकती है, हर 4थे साल के बाद ऑडिटर चेंज करना जरूरी है। अगला प्रश्न है बैंकिंग एवं लेखा परीक्षक का रोटेशन IRDA के अनुसार बीमा कंपनियां कितने वर्षों में करेंगी। रोटेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी एज पर IRDA एवरी 3 ईयर, एवरी 5 ईयर, एवरी 4 ईयर या एवरी ईयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, IRDA ने 5 वर्ष की सीमा निर्धारित की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना RBI ने 4 साल पे रोटेशन की बात कही है और IRDA ने 5 साल पे रोटेशन की बात कही है। अगला प्रश्न देखो, अधिनियम के किस धारा के तहत वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में विस्तृत प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिटेल्ड प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज़ बीन लेट डाउन। तो सेक्शन 139 में वैधानिक अंकेक्षक की बात कही गई है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। विच सेक्शन प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, प्रथम लेखा परीक्षक की नियुक्ति के प्रावधान किस धारा में बताया गया है। तो ये 139(6) में बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है फर्स्ट ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। पहले अंकेक्षक को कंपनी के पंजीकरण के कितने दिनों के अंदर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। तो 30 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा और यहाँ पे दे भी दिया है। ठीक है, पहले पार्ट में इतना ही, कुछ ही घंटे में इसका दूसरा पार्ट भी आपके सामने आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।